गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हम लोग ने साइंस के लास्ट 10 ईयर बीपीएससी के क्वेश्चंस को हम लोग करते आ रहे हैं। बायो के क्वेश्चन हमने बहुत अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। आपको जेनेटिक्स को सारा कंप्लीट कर लिया है। आपको जितने भी आपको मेंडल्स लॉ थे और जो आपको डार्विन के लॉ थे, फिर आपको डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। ठीक है, आज हम आपको फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और हमने कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बायो का जो मुझे पता है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को जनरली आप देखा करिए 1.5 के स्पीड में, बिकॉज आई स्पीक स्लो। अगर 1.5 के स्पीड पे देखते हैं तो आपको चीजें ठीक से समझ में आएंगी। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ब्लड फ्लो पर मिनट फ्रॉम द किडनी। देखो, पहले तो हम किडनी वर्ड जैसे देखें तो ऐसे मत सोच लीजिए कि यहाँ से सिर्फ यूरिन ही निकल रहा है। किडनी इवेंचुअली करता क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में आपको जो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालता है, तो वो ब्लड आपको किडनी से होते हुए जाएगा, तभी तो वो उसको फिल्टर कर पाएगा। तो वही पूछ रहा है कि उसका एवरेज फ्लो रेट किडनी के थ्रू कितना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जनरली आप याद ही रखना पड़ता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन का वजन कितना है, आपके बॉडी में आरबीसी कितना है, आपके हार्ट का रेट क्या है, पंपिंग रेट क्या है, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपको याद करना ही होता है। मैंने जो अपना लास्ट क्वेश्चन था कल का वीडियो का, उसमें आपको बहुत लिस्ट ऑफ फैक्ट्स दिया था, तो आई होप आप उसको याद रखिएगा। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो शायद वो मिल ही जाएगा, लास्ट ही क्वेश्चन था बिकॉज। तो हाँ, जैसे मैंने आपको ये दिया था, नहीं ये तो अपना वो था मेजरमेंट करने वाला। मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ कि वो आपको कहाँ था। हाँ, ये वाला चीज़ दिया था कि ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ब्रेन वेट कितना होता है, लिवर वेट कितना होता है, हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये सब एवरेज आदमी की बातें हो रही है कि एक एवरेज आदमी रेस्पिरेटरी रेट उसका कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर आदमी का कितना होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका फास्टिंग में कितना होता है। तो ये सब जनरल डेटा आदमी को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आरबीसी का नंबर कितना है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, किडनी का वेट कितना होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, लंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली इसमें से आप जैसे मान लीजिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छाट सकते हैं। आपको यूरिन आउटपुट, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यूरिन आउटपुट है, जो अभी हमने क्वेश्चन ट्राई किया था, क्या क्वेश्चन यही था? नहीं, वो क्वेश्चन ये नहीं था। वहां पे क्वेश्चन क्या था कि ब्लड आपको कितना जा रहा है आपको किडनी के अंदर, आपको पर मिनट। तो वो दूसरा क्वेश्चन था। अगर मान लो यूरिन आउटपुट पूछ दिया तो आपको 0.5 से 1.5 लीटर, तो यू गेट द आइडिया। ठीक है, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको बॉडी में टोटल जॉइंट्स कितना है, एवरेज ब्लिंक रेट हम लोग 1 मिनट में कितना करते हैं, फिर स्नीजिंग रेट आपको कितना होता है। तो ये देखिए, मैंने आपको बहुत मेहनत से सबको इकट्ठा किया है आपको, और ये आपको पता होना चाहिए। एक साथ अगर सबको रट लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं 10-12 ये, तो आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए सीधे आज के क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब हमने कर लिया, तो आई होप आप हमारा पुराना वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 1200 क्यूबिक से पर सेंटीमीटर है। तो ये लगभग ये नंबर हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ब्लड किडनी में इस रेट से फ्लो करता है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से पढ़ूंगा नहीं, नंबर हाँ यहाँ पे है। ये इसका ब्लड, किडनी का काम ही होता है ब्लड को फिल्टर करना, ताकि जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बन के ब्लड में आपको डाले जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो डालते हैं, वो किडनी के थ्रू निकल जाता है, इसलिए इसका फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट किस चीज का है इसमें बताइए? वेवलेंथ का। वेवलेंथ क्या होता है? तो देखिए, वेव्स होता है या तो दोनों हाइट का डिस्टेंस, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और या तो दोनों वैली का डिस्टेंस, ये वाला, इसको या तो वेवलेंथ बोलेंगे या तो इसको बोलेंगे। ये होता क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड भी कह सकते हैं, पर सेकंड भी कह सकते हैं, और आपको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ये तो सबको पता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ, तो ये इसके यूनिट होता है। अब एंगस्ट्रॉम यूनिट किससे आप बोलो तो देखिए, मुझे नहीं पता एंगस्ट्रॉम किस चीज का यूनिट है, लेकिन ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, ये तो पता है, तो बचता यही है। तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम आपको डिस्टेंस का यूनिट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, का पूछ दिया जाए कितना मीटर, तो 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, मीटर बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब ऑप्शन में मान लो किलोमीटर दिया रहेगा, तो अपने दिमाग से आप उसको एडजस्ट करिएगा। एक और आपको यूज होता है ऐसे डिस्टेंस के लिए, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर -। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो
10 एंगस्ट्रॉम होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको आराम से दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और जैसा कि आप नंबर देख सकते हैं 110 टू द पावर आपको -10 मीटर बोल रहे हैं, मतलब कि ये बहुत कोई छोटे चीजों को नापने के लिए आपको काम आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वेवलेंथ थी, आपको एक एग्जाम्पल था, वैसे ही आपको मान लीजिए जो माइक्रो लेवल पे आपको कुछ एटमिक लेवल पे आपको हो रहा है तो उसको नापने में काम आएगा। ऐसी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपके लिए क्या किया है कि जो जो क्वेश्चन जनरली आपको यूनिट से आते हैं उसको मैंने आपको एक साथ दे दिया है, क्योंकि आपको अलग अलग चैप्टर में जाकर रिवीजन ना करना पड़े और आपको एक साथ सब कुछ आए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट लेंथ का तो मीटर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी होता है। यहाँ बहुत लोग आपको न्यूटन करके आ जाता है, ठीक है, ये नहीं करना है। मास आपको क्या है, केजी है, ठीक है। केजी को लोग बोल देते हैं कि ये वेट का यूनिट है, ये नहीं करना है। फिर टाइम का यूनिट क्या है, ये तो सबको पता है, सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं लेकिन कर देते हैं, कूलम लिख के आ जाएंगे, ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर आपको टेम्परेचर लगभग सबको पता होता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, यहाँ पे लोग सेल्सियस करके आ जाएंगे। फिर आपको मोल, ये क्या होता है, अमाउंट। अब देखो मैं इसको समझाने नहीं जाऊंगा, लेकिन बस एक रफली आपको समझा दे रहा हूँ। मोल आपको जैसे मान लो आपके प्लेट में कितना लड्डू रखा हुआ है, तो कितना जो बोलता हूँ ना वो आपको मोल है, इसीलिए आपको ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कैंडेला क्या होता है, तो यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितना ज्यादा चमक रहा है। जैसे एक होता नहीं कि एक लाइट होता है कि 3-4 लाइट लगाया घर में, उसके बाद रोशनी आया। एक लाइट होता है कि बस एक ही बल्ब लगाया और पूरा चमका दिया, तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन। अब ये मैं क्या दे रहा हूं आपको यहाँ पे, देखिए ये सब बहुत मेहनत से बनाया हुआ स्लाइड है, ठीक है। आपको ये याद रखिए, इसमें 2 चीज इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं। न्यूटन पहले तो किस चीज का यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट है, और दूसरा इसका डायमेंशन क्या होता है। तो आप अपने नोट्स में, कॉपी में ये नोट्स बना सकते हैं कि न्यूटन लिखिए, उसके बगल में फोर्स लिख दीजिए, उसके बगल में इसका डायमेंशन लिख दीजिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फिर आपका वो आराम से हो जाएगा। तो न्यूटन किस चीज का यूनिट है, वेट का यूनिट है ना। देखिए यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ, ऑल्दो मैं एक्चुअली में मास बोलना चाह रहा था लेकिन वेट बोल दिया गलती से। मास का यूनिट क्या होगा बताइए, मास का यूनिट अभी हमने देखा केजी होगा, ठीक है। अब चलो एक बार जो मैंने लिखा हुआ उसको जल्दी जल्दी रीड करते हैं, ताकि आप भी हमारे साथ समझते जाए क्या है। पास्कल किस चीज का यूनिट है, तो ये प्रेशर का यूनिट है। अब इसका हम लोग क्या रखेंगे, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये आप देख सकते हैं, तो ये खुद पढ़ सकते हैं। मैं बस यूनिट कौन से चीज का, फिजिकल क्वांटिटी का, उसका नाम लेते जाऊंगा, ठीक है। जूल किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। वॉट किसका यूनिट है, तो पावर का। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन इस पे लगभग हर जगह आता है, ठीक है। कूलम किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। वोल्ट किसका, अब वोल्ट और वॉट में भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वॉट आपको क्या हो गया, पावर हो गया। वोल्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। ये 2 अलग अलग चीज है। मैं अभी इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, वो हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओम्स किसका है आपको, तो रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक चीज है जो क्वेश्चन आता है। अब यहां से देखिए, यहां से थोड़ा टफ होना शुरू हो जाएगा, जो बहुत लोग जानते भी नहीं है शायद, ठीक है। फराड किस चीज का यूनिट है, तो कैपेसिटेंस, ठीक है। ये आता नहीं है उतना, लेकिन आपको जानना चाहिए, बिकॉज कब आ जाएगा उसके बाद से सब लोग याद करने लगेंगे, ठीक है। हर्ट्ज, ये तो पता होना ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत रेयर है लेकिन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, देख लो ये दोनों, ये सब जनरली नहीं आता है, लेकिन ये सब इनसे आप क्या कर सकते हो कि जो नहीं आता है ना, उसको अपने कॉपी में थोड़ा अलग से लिख लो, क्योंकि एक साथ देखो तो आपको तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। फराड का जैसे इलेक्ट्रिक है, इसको एक जगह लिख लो, सीमेंस को अलग जगह लिख लो। अब ये देखो, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आता भी है आपको, कि जो वेबर है वो आपको फ्लक्स का है। फ्लक्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जो फूल झाड़ू देखते हो ना, जिससे घर में बहारते हैं आपको गंदगी हम लोग, तो फूल झाड़ू को मान लो ऐसे हम लोग फैला देते हैं, ठीक है, आगे वाला चीज, तो वो होता है फ्लक्स, कि कोई चीज कितना तेजी से निकल रहा है, कितना अमाउंट में निकल रहा है, ये वाला चीज होता है फ्लक्स, ठीक है। इसका यूनिट आपको वेबर है। और टेस्ला किसका है, ये फील्ड के स्ट्रेंथ का है, कि वो जो आपको वो चीज निकल रहा है उसमें ताकत कितना है। मान लो ऐसे 5 धारी निकल रहे हैं मैग्नेट के, ठीक है। अब वो एक कांठी को भी नहीं हिला पाए, और कहीं पे बस 2 धारी निकल रहे हैं और वो आपको एक पूरे टंकी को हिला दे, तो दोनों के ताकत पे तो अलग हुआ ना। इसीलिए दोनों में आपको झाड़ू एक ही निकल रहे थे, लेकिन
ताकत का अंतर पड़ गया, ठीक है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फ्लक्स में और फील्ड स्ट्रेंथ में क्या अंतर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। टेस्ला किस चीज का यूनिट है और वेबर किस चीज का यूनिट है, ठीक है। में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। हेनरी, आप देखो हेनरी, सीमेंस, फराड, ये सब आपको रेयर वाले चीजों के जो नहीं आता है, तो इसको आप लोग अलग लिखिए। इसका क्या होता है, इंडक्टेंस। सेल्सियस तो आपको पता ही है, आपको टेम्परेचर का। फिर आते हैं हम लोग, अच्छा सेल्सियस 2 बार लिख दिया मैंने। अच्छा, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सेल्सियस और आपको फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन पता होना चाहिए, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये ल्यूमेन, ये तीसरा आपको तीसरा चौथा जो भी है आपको देखो यहाँ पे भी ल्यूमेन्स फ्लक्स है। और कैंडेला किसका था आप लोग बताओ, जब शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये आप बताओ, ठीक है। फिर ये आपको पता होना चाहिए, ये रेयर नहीं है, आपको लगेगा कि रेयर है लेकिन ये आता है क्वेश्चन में कि ये किस चीज का होता है, तो ये रेडियो एक्टिविटी का है, ठीक है। ये रेयर है, ये नहीं आता जनरली। तो हमारे 4 या 5 हो गए हैं जो अभी तक रेयर है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज टेकिंग इनटू अकाउंट द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द आयोनाइजिंग रेडिएशन लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो ये बहुत रेयर है, ये जनरली नहीं आता है। तो वो जो हमने देखा है वो अभी तक कर लिया है। आप देखो यूनिट से हमने ऐसा यूनिट वाला पार्ट देख लिया, फिर दूसरा देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल आपको जो यूनिट्स होते हैं उसको देख लिया, उसके यूनिट्स को देख लिया। अब आता है कि ये यूनिट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें कि आपको डायरेक्शन का कोई यूज ना हो। मान लीजिए मुझे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में सफिशियंट है उस चीज को बताने में, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस। तो मैं जब बोलता हूं 15 डिग्री सेल्सियस, तो क्या इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है सारे इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए? हाँ, इससे ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं। मतलब कि जब मैग्नीट्यूड कोई चीज का, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया 15, काफी है उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूं कि एक्सेलरेशन इसका था आपको 9.8, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन, अब आपको पता है 9.8 मैं क्यों ले रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए 9.8 लिया हूं। लेकिन जब मैंने ये नहीं बोला कि ये एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है, तब तक पूरा डेफिनेशन तो नहीं हुआ था ना। मतलब कि ऐसे डेफिनेशन जिसमें कि हमें डायरेक्शन भी बताना पड़े ताकि उसका मीनिंग निकल पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी और स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग बोलते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसका, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये बस आपको इस गति से बढ़ रहा है, ठीक है, कि हर सेकंड में 5 मीटर को कवर कर ले रहा है। लेकिन अगर हमको वेलोसिटी बताना हो तो हम, क्योंकि हमने तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताया था, अब हम आपको बोलेंगे कि ये इस डायरेक्शन में स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कि हमने वेलोसिटी बताया, ठीक है। तो वैसे चीज में जिसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यही स्केलर है और वेक्टर है। और मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं, ऑब्वियसली ये पूरा लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता होना चाहिए और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वेक्टर को भी मैंने समझा दिया, तो फिर से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे वेक्टर के कुछ एग्जांपल है, आपको फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, फिर आपको एक्सेलरेशन हो गया, फिर आपको क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है, आपको मेन जो सिंपल सिंपल होते हैं वही वाले आते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत रेयरली होता है, ये जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने क्या किया कि एनर्जी और पावर में बहुत लोग गलत करते हैं। मैंने सारे एनर्जी के यूनिट को इकट्ठा कर दिया, सारे पावर के यूनिट को इकट्ठा कर दिया। तो देखते हैं कि एनर्जी के यूनिट को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे फेमस जो ऐसा यूनिट था अपना वो है जूल। मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसको समझाने में अननेसेसरी टाइम जाएगा। दूसरा है किलो वॉट आवर, जिसमें हमारा आपको घर का मीटर जो रीडिंग होता है वो इसी में होता है। हम लोग क्या किस चीज का यूनिट देख रहे हैं, एनर्जी का यूनिट देख रहे हैं। तो याद रखिएगा हम लोग 2 यूनिट कर लिए हैं, ठीक है। अर्ग, ये क्या होता है भाई, तो ये हम लोग जैसे एसआई सिस्टम देखे थे वैसे ही सीजीएस सिस्टम होता है। तो एनर्जी का सीजीएस सिस्टम में आपको यूनिट क्या होता है, तो अर्ग होता है। ये क्या है, बीटीयू। अब देखो ये सब जनरली आपको इंडिया में यूज नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज होता है, प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि आपको बीटीयू क्या होता है। अगर पता ही नहीं है तो हम एक सिंपल क्वेश्चन को सीधे छोड़ के आ जाएंगे। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मैं सबके डेफिनेशंस लिखा हुआ हूं, पढ़ सकते हो, लेकिन ये जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैलोरी, ये तो सुना भी होगा आपने कि ये मेरे खाने में कितना कैलोरी है। तो हर इंसान को
कितना कैलोरी ऑफ फूड डेली लेना चाहिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, कितना एनर्जी उसको एक्चुअली में खाना चाहिए। तो ये आपको एनर्जी का यूनिट हो गया। किलो कैलोरी, ऑब्वियसली यहाँ पे किलो का बस फर्क है कि 1000 से गुना हो जाएगा। ये भी आता है कि एक कैलोरी इक्वल टू कितना जूल्स, तो ये आपको होता है 4.184, ये पता होना चाहिए। अब जब मैं किलो कैलोरी बोल रहा हूँ तो इसको 1000 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 4184 हो जाएगा। तो ये किलो कैलोरी हो गया, ठीक है। तो ये सब एनर्जी की यूनिट है। कितना हो गया, मैं 7 हो गया हमारे पास। ये है, ये भी इसमें, ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको क्या एनर्जी के यूनिट हो गए। तो ये बस यूज कहाँ पे होगा, तो आपको एटमिक्स जो स्टडी होती है वहां पे यूज होगा। कैलोरी कहाँ पे यूज हो रहा है, तो न्यूट्रिशन में यूज हो रहा है। आपको जो जूल है वो आपको वाइडली यूज हो रहा है। आपको वॉट कहाँ, किलो वॉट आवर कहाँ से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को नापने में यूज हो रहा है। तो सारे एनर्जी ही नाप रहे हैं, लेकिन सबका यूज जो है वो अलग अलग है, तो इसीलिए अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब आता है यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। हमने एनर्जी किया है, अब पावर को कर रहे हैं। पावर का सबसे फेमस यूनिट क्या है, वॉट। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड, मतलब कि कितना ज्यादा एनर्जी में पर सेकंड यूज कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये होता है पावर। बेसिकली समझ लो, जैसे मान लो आपके पास इतना एनर्जी है और उसको कोई आदमी ऐसे यूज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, बहुत धीरे एनर्जी हुआ। किसी के पास बस इतना ही एनर्जी है लेकिन वो जू, तो इसने बहुत फास्ट एनर्जी किया। इसको ऐसे देख सकते हो कि पावर जो होता है वो आपको ब्रूसली हो गया, कि वो उसके मसल्स भले उसके पास कम था लेकिन बहुत तेजी से मारा था। दैट इज यूजिंग एनर्जी पर सेकंड उसका बहुत ज्यादा था कंपेयर टू खली। अपना खली के पास क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन वो मारेगा कैसे, वो धीरे धीरे मारेगा, तो उसके पास पावर कम है। क्योंकि वो देखो, मैं ये डायरेक्टली बोलना गलत होगा, पावर कम है, क्योंकि आपको पावर क्या है, एनर्जी पर टाइम मतलब सेकंड। अब मान लो खली का एनर्जी ही बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये पावर अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको आइडिया ये देना चाहता कि पावर में आपको टाइम का कंपोनेंट होता है, इसीलिए विजुअलाइज करने के लिए ब्रूसली को मैंने विजुअलाइज करवाया आपको, ठीक है। तो ये आइडिया आप रखिएगा, ठीक है। अगर अपना CGS यूनिट था एनर्जी का, तो आपको पावर का क्या हो जाएगा, पर सेकंड जोड़ देंगे हम लोग, टाइम का कंपोनेंट आ गया। हॉर्स पावर, ये क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हॉर्स पावर को एनर्जी में डाल देते हैं, जबकि आपको हॉर्स पावर एग्जैक्टली क्या है, तो ये आपको पावर है, ठीक है, एनर्जी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी नंबर आता है, तो ये नंबर जान लीजिए, ठीक है। कितना वॉट होता है, वॉट क्या है, तो पावर है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू इतना वॉट, ठीक है। ये बहुत लोग को नहीं पता होता है और इतना यूज होता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जानना चाहिए तो इसीलिए पता होना चाहिए आपको। ये वाला भी आपको क्या है, तो पावर है। और कैलोरी पर सेकेंड, अगेन जहां पर सेकेंड आ रहा है ऊपर एनर्जी है, तो आपको ये पावर हो जा रहा है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन हमारा, लाइट ईयर का यूनिट क्या है, था? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ लाइट ईयर, ठीक है। तो ये टाइम होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होता है। तो देखो, लाइट ईयर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास दो चीज आ सकता है एग्जाम में, कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हो या ईयर है, तो ये टाइम होगा, यही दो हो सकता है ना। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये यूनिट है आपको डिस्टेंस का। होता क्या है लाइट ईयर, तो आपको लाइट की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड बोल रहा हूँ, आर नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब मान लो मैंने यहाँ से टॉर्च जलाया, मेरे टॉर्च में ताकत बहुत ज्यादा है, ये आपको दूसरे गैलेक्सी तक जा सकता है। अब यहाँ टॉर्च जलाया तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलना शुरू करेगी, ठीक है। अब ये 1 मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फिर लगभग 15 मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 घंटे में करेगी, 24 घंटे में करेगी, 1 हफ्ते में करेगी, 1 महीने में करेगी, 12 महीने में करेगी। तो 12 महीने में जितना ज्यादा डिस्टेंस कैरी करेगी, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से आपको ये चलने वाली चीज, उसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। मतलब कि द डिस्टेंस दैट द लाइट कवर्स इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। समझ गए? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू रिप्रेजेंट। अच्छा, ये हम लोग करते क्यों यूज है? बिकॉज देखिए, अगर मान लीजिए इंटर गैलेक्टिक स्पेस को हम लोग अगर मीटर से नापने लगेंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा। आप समझिए, यहाँ पे एक ऐसा चीज है जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा है। कभी आप सोच के देखिए कि इंडिया जम्मू कश्मीर से लेकर आपको क्या नाम अपना, कन्याकुमारी,
ये कितने, ये शायद 7,000 कुछ होते हैं। तो कहाँ 7,000 किलोमीटर और कहाँ 3 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, मतलब कि कोई कंपैरिजन नहीं है, दिमाग सोच ही नहीं पाता कि इतना फास्ट कैसे कोई चीज, ठीक है। एंड स्टिल ये एक साल में कितना कैरी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको एक साल, यार मैं आपको 1 मिनट भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर इंटू 60 सेकेंड, फिर उसके बाद घंटा, फिर उसके बाद 24 घंटा, फिर उसके बाद 30-31 महीना, सीधे 365 कर दो, एक साल, तो मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस है। वही यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ये सब नंबर जो रियल नंबर है वो दिया हुआ, लेकिन हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। अब आपको जो टू कैलकुलेट द 3 लाख मीटर नहीं बोला मैं, 3 लाख किलोमीटर होता है ना यार, मैं अच्छा, मैं देखो कभी कभी बोलते बोलते मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ, तो ध्यान देना कि वो गलत बोल गया हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, बिकॉज आई होप कि आपको भी थोड़े चीजें बता हो यार। मुझे याद नहीं मैंने शुरू से क्या बोला है, अगर मैंने शुरू में 3 लाख मीटर बोल दिया था तो वहां पे ध्यान देना वो किलोमीटर है, ठीक है, तो मीटर नहीं है, ठीक है। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन अ लाइट ईयर यू कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या ये सब आपको बस समझाने के लिए, वही चीज जो मैं समझा रहा था तब से, कि स्पीड इतना हो गया, 60 मिनट पर आवर, 24 आवर पर डे, और एक कितना डे पर ईयर, तो इवेंचुअली कितना आता, तो ये स्पीड हमारा निकल के आता है। ये याद नहीं रखना आपको, ये समझाने के लिए दिया हुआ कि लोग को एक बार प्रोसेस पता हो जाएगा तो चीजें हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। अब देखो हमने आपको जैसे एंगस्ट्रॉम में किया था कि सारे यूनिट के अराउंड जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर कर लिए थे, तो अब हमारा क्या है कि जितना भी गैलेक्सी मतलब कि स्पेस में यूज होता है यूनिट, उसको कवर कर लेते हैं, साथ में जितना भी जो छोटे माइक्रो स्केल पे यूज होता है यूनिट, उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक सीधे यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। तो एस्ट्रॉन, ये आपको दूसरा यूनिट होता है। पहला यूनिट हमारा क्या हो गया, लाइट ईयर, जो डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, ये भी डिस्टेंस होता है, लेकिन किसका डिस्टेंस होता है, तो ये आपको होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, जो है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये कितना होता है, इसको आप 1.5 सीधे आप 150 मिलियन भी याद रखने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जैसा नंबर देगा उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट है पार्सेक। अगेन इसके नंबर्स को याद नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि ये बड़ा यूनिट है। अब ये थोड़े आप याद रखोगे मिलियन मिलियन, ये थोड़ा आपको क्वेश्चन आने वाला है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये स्पेस को मेजर करने वाला एक डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। अब आता है माइक्रो स्केल पे, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, हमारा शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था। एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, तो 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना नैनोमीटर हो जाएगा, तो 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा। अरे सर आप तो बोले थे 10 नैनोमीटर, नहीं भाई मैंने बोला था उस समय आपको वो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा, यहाँ उल्टा बोला जा रहा है, ठीक है। फिर नैनोमीटर हो ही गया। ये सारा देखो, ये सारा यूनिट जो है वो आता है, इनफैक्ट एक बार आया भी है, मुझे लगता है कि फेम्टोमीटर ही आया था शायद। जो भी आपको लगभग 20 या 22 तक हमें दोनों साइड याद होने चाहिए, लाइक 10 टू द पावर -6, -9, -12, -15, -18, -22, वैसे ही आपको 10 टू द पावर प्लस मतलब ऊपर 6 हो, 10 टू पावर 9 हो, 10 टू पावर 12 हो, 10 टू पावर 15 हो, वैसे दोनों साइड के वहां तक हमें कम से कम याद होने चाहिए कि सबका नाम क्या है, ठीक है। आप जैसे मुझे लगता है बीपीएससी में एक बार फेम्टो आया था, तो जैसे ये कैसे, अब तो देखो 15 जो होता है वो FIFTEN होता है, तो एफ है इसमें, तो आपको फेम्टोमीटर FF हो गया। तो जैसे आपको फेम्टोमीटर दिख रहा है वैसे ही आप, हाँ जैसे आपको फेम्टोमीटर दिखा वैसे ही आप 15 सोच सकते हैं, तो 10 टू द पावर 15 माइनस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 10 टू द पावर +15 होगा कि 10 टू द पावर -15 होगा, तो भाई इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि थोड़ा बहुत आपको चीजें याद रहे। और नैनो तो आपको ऑब्वियसली इसमें आंसर ही है, 9 दिख रहा है आपको याद होगा। अब पीकोमीटर थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा कि हर देखो हर चीज का ट्रिक नहीं हो सकता यार, होने को मैं इसका भी निकाल दूंगा, अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन अब हर चीज का मैं ट्रिक निकालने लगूं तो फिर वो चीजें ही टफ हो जाएंगी, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या डिस्टेंस का यूनिट है, नहीं भाई ये डिस्टेंस का नहीं है, क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्केल पे पढ़ रहे थे तो डिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं। अब ये है कि एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ अ मास, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत लोग इसको क्या कर देते हैं कि वो वेट लिख देते हैं वहां पे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक एटम का वेट के बारे में, तो मास और वेट का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये आता है कितनी बार कि एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या है। तो कार्बन 12 जो एक आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स क्या होता है,
चलिए वो अलग टॉपिक हो जाएगा। कार्बन 12 आइसोटोप्स होता है, उसका 1/12 वेट अगर हम लोग निकालेंगे तो जो वेट आता है उसको हम लोग कहते हैं आपको एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ क्या, कार्बन 12। कार्बन 12 का जितना मास होगा इसका 1/12 अगर हम लोग निकालेंगे तो जो वेट वेट मैंने खुद बोल दिया मास आएगा वो होगा आपको ये वाला नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ये आपको एनर्जी था, हमने देखा था, ठीक है, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया रहेगा ईवी, आपको पावर का यूनिट है, आप लोग पावर करके आ जाइएगा और फिर सब कुछ पता होके भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज इन मीटर पर सेकेंड, इन रेडियन, इन वॉट्स। देखो वॉट्स तो सीधे हटा सकते हैं, पावर नहीं है। रेडियन थोड़ा पता नहीं है क्या है, ये वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोल दो, ये अपना आंसर है। ऐसे तो हमको पता होना चाहिए था सीधे कि क्या आंसर होगा, लेकिन मान लो पता नहीं होता तो कैसे काट सकते, हम लोग फंसते इसमें। अब देखो अगर इसमें फंसते तो कैसे छाटते। तो देखो इस वर्ड में आपको रेडियस छुपा हुआ नहीं दिख रहा है, तो अगर चुनना हो कि हाँ ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते थे तो ये सब ट्रिक काम आता है। अब देखो जो लड़का ये ट्रिक लगा देगा वो तुम्हारे से आगे 1 मार्क्स लूट के चला जाएगा, जबकि आंसर उसको भी नहीं पता, वो भी ट्रिक से ही लगा रहा है, और फिर बाद में आके भाषण देगा कि यू हैव टू यूज द स्मार्ट गेसिंग, ये वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस को उस दिन हमें चालू रखना है। अपना आंसर क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है। अब रेडियन क्या होता है, पूरा डेफिनेशन पे मत जाना, लेकिन हाँ कल को आगे आपको क्वेश्चन यही से कि रेडियन का डेफिनेशन क्या है, और वो क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए तो वो तो बहुत ही खराब स्थिति है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज, बस इसको मैं फिगर बना के समझा दे रहा हूं, ये मान लो अपना वो है। अब देखो इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, ये अपना आर्क हो गया, ठीक है। हुज लेंथ, मतलब इसका लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस यही है ना, या ये, तो जब ये आपको इसका लेंथ इसके या इसके बराबर होगा तो इसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। बस ये डेफिनेशन जानना है, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं जानना है, क्योंकि इसका आपको यूज नहीं करना है। इन मैथमेटिकल टर्म देयर आर 22 पाई रेडियन इन अ फुल सर्कल, ये 2 इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं जानना, ठीक है। वॉट हम लोग बात कर चुके हैं कि वॉट क्या होता है, पावर होता है, ये सब जेम्स वॉट, ठीक है, जान लो, कभी आ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1 मैं आपको समझा चुका हूं कि 1 वॉट होता है क्या, ये लाइन बहुत प्यारा लाइन है, इस लाइन को देख लो, ठीक है। ये क्या है, तो वॉट क्वांटिफाइज, बताता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इन 1 सेकेंड। वही ब्रूस ली वाली बात है कि आप अपने ताकत को कितना जल्दी यूज कर पा रहे हैं, ये आपको वॉट होता है, ठीक है। तो बस ये वॉट हो गया। अब जैसे 60 वॉट हम लोग जब लाइट बल्ब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो लाइट जो चमक रहा है वो कोई एनर्जी यूज कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी से आपको, कोल से आपको एनर्जी पैदा हुआ, कोल का एनर्जी पैदा होकर इलेक्ट्रिसिटी में गया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी आपको बल्ब में आया, तो वहां पे बल्ब जो जल रहा है वो एनर्जी यूज कर रहा है। अब वो पर सेकेंड कितना एनर्जी यूज कर रहा है, तो वो 60 वॉट का बल्ब है, क्योंकि इसीलिए वो 60 जूल आपको पर सेकेंड एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है ना यहाँ पे कि आपको जो भी लिखा होगा मैं, मुझे नहीं पता, जो मैंने आपको समझाया है वही वाली बात है कि वॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एम्पियर, नहीं ये करंट का होता है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, कूलम चार्ज का होता है, वॉट ये तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वॉट अपना आंसर है। अब देखते हैं कि ये भाई सब तीनों क्या क्या होता है। देखो अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि हमारा जो यूनिट और जो डेफिनेशन, और क्योंकि फिजिक्स में जनरली यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन इसका होगा वो आपका होगा वो लेंस वाला क्वेश्चन या आपको मिरर वाला क्वेश्चन, आपको उसके बाद आपको हमारा आएगा, इनफैक्ट वो भी मैंने कवर किया आज के पेपर में, न्यूक्लियर से आपको थोड़ा क्वेश्चन आता है, तो वो हमारा एक साथ सब कुछ खत्म होते चलना चाहिए कि हाँ एक बार समझ में आ गया, रिवीजन ना भी किया हुआ हो तो मैंने क्लास की पढ़ाई से ही वहां पे सब कुछ सॉल्व करके आ गया, ठीक है। आप वोल्टेज देख रहे हैं तो वोल्टेज का यूनिट होता क्या है, तो ये आपको होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे एक होता है वर्ड
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये बैटरी के टर्म में यूज किया जाता है। तो आप देखो वर्ड को तोड़ के देखो, इलेक्ट्रो इसको हम लोग मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मोटिव कुछ हमको लगता है मोशन टाइप का वर्ड है, ठीक है, और फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाला फोर्स, वो इसको क्या कहते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड में, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये कैसे दे रहा है फोर्स आपको, तो ये आपको दे रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, देखो पोटेंशियल वर्ड मतलब क्या होता है, इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है, ये तो हमको लगता है कि पक्का बीपीएससी निकालेगा। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि क्षमता, क्षमता दिख रहा है इसमें। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब बोलते हैं तो क्या मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज में बहुत क्षमता दिख रहा है कि ये चीजों को ढकेल सकता है। अब हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस कोई दो चीज के बीच में निकालते हैं ना, तो मान लो बल्ब लगा हुआ है, अब बल्ब के दो साइड में आपको कितना, जैसे मान लो करंट आया बल्ब से होते हुए निकला, तो यहाँ पे चीजों को ढकेलने का ताकत और यहाँ पे चीजों को ढकेलने का ताकत, ये ताकत दोनों अलग रहेंगे। ये कितना अलग है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका यूनिट होता है आपको वोल्टेज। अब ये ज्यादा रहेगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको रहेगा यहाँ जैसे जनरली हम लोग के घर में रहता है 120 वोल्ट, ठीक है, ये रहेगा मान लो 500 वोल्ट, मतलब कि इस छोर से उस छोर में चीजों को ढकेलने का ताकत 500 वाले के पास बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, धकाधक ढकेलेगा। अब धकाधक ढकेलेगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो चीजें हैं, जो जैसे बल्ब में फिलामेंट होता है, वो चमकने लगता है बहुत ज्यादा, क्या कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है। अब उसका उतना ताकत ही नहीं था कि इतना इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, तो होगा क्या, फ्यूज। तो आप देखे होंगे कभी कभी जो एकदम वोल्टेज बढ़ जाता है तो लोग बोलता है भाई पंखा उंखा बंद करो भाई सब कुछ, नहीं तो चीज फ्यूज हो जाएगा, तो वो यही से आता है। ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज आपको समझ में आ गया क्या है, फिर आपको यही चीज समझाया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे लिखा रहता है। वोल्टेज, वॉट आपको क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जैसे मान लो वोल्टेज वही है 120, मतलब कि चीजों को ढकेलने का ताकत अभी दो अलग अलग वॉट वाले चीज है उसमें सेम है, लेकिन एक है आपको कितना 500 वॉट का बल्ब, एक है 150 वॉट का बल्ब। ठीक है, तब तो बड़ी बात है ना, 500 का मैंने देखा है आज तक, ना 150 का देखा है, 100 का होता है शायद और 200 का भी होता है शायद, जो भी, चलो मैं तो ऐसे ही देख रहा था। अब देखो इलेक्ट्रिक वायर में चीजों को ढकेलने का ताकत अभी भी 120 है, लेकिन जो आपको 500 वाला होगा उसमें वॉट बोल रहा, तो मैंने क्या बोला कि उसके पास 500 जूल पर सेकंड, वॉट का यूनिट ये होता है ना, जूल पर सेकंड, आपको चीजों को इस्तेमाल करने का कैपेसिटी है। मतलब जैसे मान लो एक मोटा आदमी है, उसको लड्डू वो तेजी से खा सकता है, वो लगभग 1 सेकंड में लगभग 8 को लड्डू खा जाएगा, और एक पतला आदमी है वो 1 सेकंड में आपको बस 1.5 लड्डू खा पाएगा। तो इवेंचुअली ज्यादा आपको कौन खा पा रहा है, तो वो मोटा वाला आदमी। जस्ट वॉट वही चीज है कि आपको कन्वेयर बेल्ट से लोग तस्तरी में लड्डू एक ही रेट से ला रहा है, 120 वोल्ट के इससे पोटेंशियल डिफरेंस है कि हाँ इस रेट से लड्डू इसको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो मोटा वाला आदमी है वो धकाधक खा के प्लेट खत्म कर दे रहा है। वही 500 वॉट है कि वो तुरंत खा खा के पूरा लाइट फैला दे रहा है, और वही आपको जो 150 वॉट वाला आदमी है वो बस धीरे धीरे खा रहा है, तो इवेंचुअली वो कम लाइट फैला पा रहा है। तो ये अपना वॉट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे वही चीज होगा, समझ सकते हैं। तो हम लोग वोल्टेज समझ गए और वॉट समझ गए। अब इवेंचुअली यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके दिखाया गया है कि दोनों में कैसा रिलेशन होता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसके अंदर नहीं घुसूंगा। ठीक है, अब इसको हमने जो भी पढ़ा है, इसको हमने लाइट बल्ब, जो कि मैं आपको 500 और 1000 करके 150 जो भी यूनिट लिया था यार, वही लेके समझा रहा था, वही चीज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बोला वो आपको याद तो होगा नहीं, तो इवेंचुअली आपके पास एक मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ के चीजों को आपके सामने भी चीज रहना चाहिए, ताकि आप उसको आराम से रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो बस मैं आपको इसका एक मैंने समरी लिखा था, वो समरी यही है क्या, हाँ शायद यही लिखता है, हाँ नहीं, इन समरी द वोल्टेज प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर द करंट टू फ्लो। मतलब कि वो जो कन्वेयर बेल्ट है, किचन से कितना जल्दी जल्दी प्लेट में लड्डू आ रहा है, ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, करंट टू फ्लो, करंट क्या हो गया यहाँ पे, लड्डू हो गया। ठीक है, दूसरा एंड द पावर इंडिकेट्स हाउ फास्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको जो कि करंट ला रहा है आपको बीइंग यूज्ड, कितना जल्दी कौन सा बल्ब उसको खा जा रहा है, कितना मोटा वाला जल्दी खा जा रहा है, पतला वाला धीरे से खा रहा। तो वोल्टेज, करंट और
वॉट, ये सब का आई होप आपको आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो लड्डू वाला एग्जांपल हमेशा दिमाग बना के रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द कूलम एंड एम्पियर, क्योंकि ये क्यों लिया हूं, क्योंकि हमारा दो ऑप्शन ये भी था, तो कूलम और एम्पियर भी हम लोग देख ले रहे हैं क्या होता है। तो समझो कूलम क्या है कि आपके गुल्लक में जितना पैसा होता है ना, वो समझो कूलम है, मतलब कि टोटल कलेक्शन ऑफ द चार्जेस। जब आपके चार्जेस एक साथ होते हैं तो वो कूलम हो गया। अब आपने गुल्लक को फोड़ा और उसके बाद सारा पैसा गिराने लगे, तो वो जिस रेट से आपका सिक्का गिर रहा है ना, वो आपको एम्पियर हो गया, दैट इज फ्लो ऑफ द कॉइन। अब मैं कॉइन जब बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये कूलम एग्जैक्टली नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। तो ये आपको मतलब कि कूलम आपको क्या हो गया कि जब चार्जेस टोटल अमाउंट कितना है वो कूलम है आपको, और वो जब फ्लो करने लगता है एज इलेक्ट्रिसिटी तो उसको एम्पियर कहते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। तो डेफिनेशन, कूलम मेजर द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, आपके गुल्लक में कितना पैसा है, और एम्पियर मेजर द रेट एट विद द चार्ज फ्लोज, किस रेट से पैसा गिरता है, ठीक है। तो ये हमारा कूलम और एम्पियर में डिफरेंस हो गया। अब द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, अब ये पहले तो ये स्पेक्ट्रम वर्ड क्या होता है भाई, ये बताओ। तो आपने एक वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या होता है पहले। हाँ तो आपको जैसे एक पहले फोटो ही निकाल दे रहा हूँ यार, ये जो आपको पहले आंसर बता दे रहा हूँ, फिर फोटो निकाल के आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द क्या नाम है इसका, विजिबल स्पेक्ट्रम इज 13 से 39, नहीं ये गलत है, 39 से 70 से, ये थोड़ा सही तो लग रहा है। देखो अब ये अगर नहीं पता है ना आपको तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो ये वही वाला फैक्ट है कि कोई चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, इवेंचुअली अगर नहीं पता है तो वो हमसे क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है। अब पहले मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ। हाँ ये देखो, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये देखो, ये हमारा मान लो इलेक्ट्रिक वेव है, ये मान लो मैग्नेटिक वेव है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के। अब बढ़ किधर रहा है, दोनों मिलके इधर मिल रहा है, मतलब कि ये आपको समझ रहे हो ना यार, कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। अच्छा ऐसे कर सकता था, ये सिंपल था। ये आपको इलेक्ट्रिक हो गया, ये मैग्नेट हो गया, और फिर हम लोग बढ़ रहे इधर, मतलब तीनों हमारा मोशन इसके दोनों के परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका जो मोशन होता है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये इधर वाइब्रेट कर रहा है, ये इधर वाइब्रेट कर रहा है, और मूव कर रहा है ये इधर, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इसका जो मोशन है इसके प्रोपगेशन जो जिधर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और फोटो था वो भी दिखा दे रहा हूं, उसके बाद ही आता हूँ। हाँ ये फोटो देखो। अब जब हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा विजिबल लाइट देखो बहुत छोटा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसमें बहुत सारे और भी वेव है जो हमें दिखते नहीं, ये दिखते हैं इसीलिए हम इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। ये आपको यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये क्या आपको वेवलेंथ के बारे में बात हो रहा है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है आपको, डिस्टेंस का आपको एंगस्ट्रॉम में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻18 ये क्या है, गामा रेज है। याद नहीं करना आपको, याद आपको बस ये वाला याद रखना थोड़ा बहुत, विजिबल लाइट वाला, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। गामा रेज के बाद क्या आता है, ये देखो, ये कोई चीज कितना तेजी से हिल रहा है ना, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो गामा रेज का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको वेवलेंथ इसका बहुत कम है। फिर आपको उसके बाद एक्सरे आता है, इसका इससे ज्यादा हुआ फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसका वेवलेंथ इससे आपको बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब कि इवेंचुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ जो है वो आपको, यहाँ मैंने शायद बोल दिया था वेवलेंथ इसका फ्रीक्वेंसी का ज्यादा है, इसका कम है। यहाँ पे देखो ना आपको, बस इतने देर में ये कितनी बार हिल गया, और ये उतना ही डिस्टेंस, साफ कर दे रहा हूँ, इतने बड़े स्क्वायर में ये लगभग 25 बार हिल गया, और उतने ही बड़े स्क्वायर में ये बस 4-5 बार हिला। तो आपको इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो जितना ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी रहता है उतना ज्यादा एनर्जी होता है, तभी तो आप ज्यादा हिल रहे हैं। आप अगर लेजी हैं तो थोड़ी ज्यादा हिलिएगा। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ, ये बस याद रखिए। उसके बाद सारा चीज अपने आप होते जाएगा। अब सीक्वेंस देखना है तो गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक,
उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद ये अपना विजिबल वाला पार्ट है। मतलब कि विजिबल लाइट किसके बीच में आता है, तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप देखो यहां पे वायलेट है, ठीक है। तो अगर हमको बोलना हो कि जो विजिबल लाइट होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्ट वाला कौन सा होगा, तो वो हमारा वायलेट वाला सेक्शन होगा। सबसे कम एनर्जी, क्यों ऐसा होगा सबसे ज्यादा वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर से आपको घट रहा है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उधर है। तो अगर हमको विजिबल लाइट में देखना है तो इस लूप में आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका होगा कंपेयर टू इसके, क्योंकि इधर वाला ज्यादा है इधर वाला कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है तो एनर्जी इसका ज्यादा रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका एनर्जी कम रहेगा। मतलब कि वॉयलेट का एनर्जी ज्यादा रहेगा, रेड का एनर्जी कम रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको और एनर्जी ज्यादा किसका था, वॉयलेट वाला, क्यों, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट के बगल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन जो हमारा पूछा था वो इसका पूछा था कि इसी का रेंज कितना है, वो हमने देख लिया आंसर। अब इंफ्रारेड के बाद क्या आता है आपको, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे कम एनर्जी मतलब इसी का होता है। आप सोच के देखो हमारे फोन में रेडियो वेव होता है तो ऑब्वियसली ये तभी तो यूज होता है बिकॉज अगर मान लो इसमें अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होता तो हमारे कान वान को छेद कर देता है यार, वो तंग कर देता हमेशा। ये गामा रेज मान लो अपने फोन में आ रहा होता तो वो तो हमें एकदम इतना देर देर तक हम लोग फोन पे बात करते हैं तो वो हमें दिक्कत करता, इसीलिए तो हम लोग इस वेव को यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीजें पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो विजिबल स्पेक्ट्रम इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, जो विजिबल, अच्छा स्पेक्ट्रम भी नहीं समझा मैंने। जब एक लाइट होता है यार तो ये ऐसे मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो व्हाइट लाइट होता है ना वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक व्हाइट है, वो आपको बहुत सारे लाइट कलर से मिला, जब सारे कलर कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं। अब ये आपको अगर प्रिज्म से पास कर रहा है तो ये आपको सेपरेट होता है अलग अलग लाइट में। क्यों, क्योंकि हर लाइट का जो हर कलर का, लाइट का नहीं, हर कलर का जो वेवलेंथ है वो अलग है। इसका वेवलेंथ, वायलेट का वेवलेंथ आपको देखो इसके 10⁻⁶ से क्लोज में है, और रेड का जो वेवलेंथ है ये देखो 10⁻⁴ के नजदीक में है। मतलब कि वैसे सब का कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग होगा। अब वेवलेंथ क्या होता है, अलग है, तो वो जो आपको प्रिज्म है, कोई भी मीडियम, प्रिज्म ही नहीं, प्रिज्म एक बस मीडियम है, वो इवेंचुअली सबके स्पीड को अलग अलग तरीके से आपको इंश्योर करेगा। इस कारण से क्या होता है कि अब मान लो ये गया यहाँ पे व्हाइट लाइट, अब इसका जो वायलेट पार्ट है वो डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, वो रेड डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, ब्लू डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, ऑरेंज डिफरेंट स्पीड से जा रहा है। तो जब सब कलर का अलग अलग स्पीड है तो सब आपस में बट जाते हैं, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रोसेस क्या है आपको, डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब था। अब आते हैं, हाँ, विजिबल स्पेक्ट्रम इज पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो था, विजिबल जो पार्ट है उसका बस एक छोटा सा पार्ट है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। दैट इज विजिबल इन द ह्यूमन आई। इसको विजिबल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा आई इसको देख पाता है। अगर हमारा आई, मान लीजिए कुत्ते का आई, ठीक है, वो शायद आपको विजिबल नहीं देख पाता हो, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं, वो बस इंफ्रारेड देख पाता हो, तो उसके लिए विजिबल आपको इंफ्रारेड हो गया, उसके लिए विजिबल आपको हमारा नहीं है, मतलब वो हम लोग को देखता होगा तो शायद उसको हम लोग लाल लाल दिखते होंगे और हम लोग चीजों को दूसरे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कलर्स ऑफ लाइट दैट कैन बी सीन व्हेन व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड और रिफ्रैक्टेड। ये सब अभी आप टर्म छोड़ दीजिए, ये जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे। द विजिबल स्पेक्ट्रम स्पैन्स अ रेंज ऑफ कलर्स, जो हमने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट बात है, ये जान के रखिएगा कि रेड जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। देखिए अब रटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर चीजें दिमाग में पहले ही से रहेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। क्यों आपको रेड वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेड जो था वो इधर था, और जैसा कि हमने फिगर में देखा था, जो चीजें उस साइड थी उसके पास एनर्जी ज्यादा थे। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब कि पूरा तर 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 घूम रहा है एक ऐसे करके, तो उसकी एनर्जी ज्यादा, तभी तो इतना जल्दी से हिल पा रहा है। और उधर वाला पार्ट क्या था, वायलेट था, मतलब कि वायलेट का आपको एनर्जी ज्यादा रहेगा, वायलेट का एनर्जी ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब कि वेवलेंथ कम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो विजिबल में, ये याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड है विजिबल, अगर आपको दे दिया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो फिर गामा लिखिएगा, वो वहां पे है, लेकिन वो विजिबल नहीं है, हम लोग विजिबल का बात कर रहे हैं। अगर लॉन्गेस्ट बोलेंगे वेवलेंथ तो वो रेडियो होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि शॉर्टेस्ट विजिबल वेवलेंथ, तो विजिबल में क्या आ जाएगा
आपको शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, आपको ये वायलेट वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फिर ये समझाई थी आपको ट्रांसवर्स का। मैं यहाँ पे क्या है, ईएम वेव्स का मैंने फीचर्स लिखा हुआ है। ईएम वेव से क्वेश्चन आते रहते हैं। एक तो जो विजिबल वाला लाइट बताया आपको, उस पे ही क्वेश्चन आता है, और दूसरा आपको ये आते रहता है कि इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला फीचर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। दूसरा आपको क्या है कि ये आपको मीडियम रिक्वायर नहीं करता है। मतलब कि जैसे मान लो साउंड वेव होता है, उसको मैटर रिक्वायरमेंट होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। वो जब साउंड वेव आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन वैक्यूम में भी आपको लाइट, आप देखो ना, सूरज का जो रोशनी है वो अर्थ तक पहुंच जा रहा है, जबकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इसका दूसरा फीचर हो गया। अब ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। मैंने आपको समझाया कि जब आपको दोनों चीज परपेंडिकुलर है और मूव कर रहा है इसी के परपेंडिकुलर में, ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसवर्स वेव हो गया, ठीक है। ये वाला चीज आप ये सब उतना नहीं, बस आप बस बेसिक डेफिनेशन जानकर चलिएगा, ठीक है। और फिर आपको ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ये साउंड वेव्स होता है, ये जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आपको होता है गामा से वही एनर्जी और वेवलेंथ वाली बात बताई जा रही है यहाँ पे कि जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा, या जितना वेवलेंथ घटेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा। दोनों रिलेशन अलग अलग एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर आता है आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का जो रिलेशन है वो दिया गया, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बोथ, ये देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपको वो एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल। अब देखो मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा कि वेव और पार्टिकल क्या होता है, लेकिन बस आप एज अ फैक्ट अभी जान लो कि कभी ये सेब की तरह काम करता है तो कभी ये टॉर्च के लाइट की तरह काम करता है। तो ये समझना, जैसे जब हम लोग टॉर्च का लाइट जलाते हैं तो कभी वो काम करता है कि बस जैसे समझ लो ढेला फेंक रहे हैं, वो है लाइट, और कभी ऐसा है कि वो पानी की तरह बहते जाता है, ठीक है। बहुत घटिया तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन दिमाग में इमेज बनाने के लिए यही काम आएंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम, ये हम बता चुके हैं पहले ही में, क्योंकि इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। फिर कैन इंटरैक्ट विथ मैटर। अब वो क्या नाम है, शीशे पे मारा तो लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके मेरे ही तरफ आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंटरैक्ट किया, ठीक है। फिर कैरी एनर्जी, तब से हम लोग एनर्जी की ही तो बात कर रहे थे। तो ये सब इसके फीचर है जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब अगर ये सब मान लो पूछे, मैं अभी तुमसे पूछूं कि मान लो अच्छा थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए कि आइडिया होना चाहिए इसके रेंज का भी। जैसे क्वेश्चन हमारा इसमें क्या था कि विजिबल का रेंज क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना, जैसे रेडियो वेव्स का दे देगा कि 10⁸ के रेंज में होता है या 10⁶ के रेंज में होता है। तो एकदम आदमी ब्लैंक ना हो, सब कुछ नहीं याद करना है, लेकिन थोड़ा वो जो हम लोग यूज करते हैं कम से कम वो याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज सोलर रेडिएशन विजिबल, ठीक है। तो आंसर अपना है, जब देखो यहाँ पे मैंने वर्ड क्या दिया, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है आपको, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोला मैंने, रेडिएशन होता है बस समझो एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी। अब वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस तरीके से आपको मूव कर रहा है। अब यहाँ पे सोलर बोल दिया तो हम लोग विजिबल वाला कर रहे हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम उसी रेंज में आपको लाइट फेंकता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आपको 400 से 700 नैनोमीटर आंसर होगा, ठीक है। अच्छा चलो, और ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। देखो ये बहुत प्यारा क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इसमें से बिगेस्ट प्लैनेट कौन है, स्लोवेस्ट प्लैनेट कौन है, कौन से प्लैनेट है जिसकी सबसे ज़्यादा मून है, कौन से प्लैनेट है जिसके पास सबसे बड़ा पहाड़ है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, सबसे ज़्यादा दिन कौन लेता है प्लैनेट जिसने अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, कौन से प्लैनेट का एक्सिस सबसे ज़्यादा टिल्टेड है, तो कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है, जो डेफिनेशन सब होते हैं कि एस्टेरॉयड क्या होता है, मेटेरॉयड क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने का, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से लेके ऑलमोस्ट सारे पार्ट को कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज
ऑब्वियसली ये तो बहुत ईजी है, हो सके ये भी बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो आंसर अपना जुपिटर होगा, ठीक है। कि लार्जेस्ट जो प्लैनेट है इसको हम लोग गैस जायंट बोलते हैं। गैस जायंट एक और प्लैनेट होता है, वो है सैटर्न। क्यों बोलते हैं इसको गैस जायंट? क्योंकि ये प्राइमरीली आपको गैस से बना हुआ है, ठीक है, कि हाइड्रोजन एंड हीलियम से, और भी कुछ बना हुआ है क्या गैस से, तो अपना सन बना हुआ है गैस से। ऐसा नहीं कि दूसरे प्लैनेट में नहीं है, लेकिन ये प्राइमरीली यहाँ पे मतलब कि रॉकी सरफेस नहीं है। अगर आपको मैं अर्थ पे तोप में रखता हूँ और फिर छोड़ता हूँ जुपिटर के लिए, तो आप उड़ते हुए जाओगे और फिर जुपिटर पे जब गिरोगे तो आप वहां पे रुक नहीं पाओगे। वो जैसे होता नहीं धुआं के थ्रू आप भागते चलते चला जाते हो, वैसे ही जुपिटर के अंदर गिरते चले जाओगे, वहां पे कभी आपको तह मिलेगा ही नहीं कि आप ऐसे खड़ा हो जाओ आपको चोट लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो गैस है उसकी भी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपका हाथ कहीं खिंच के फेंका जाएगा, आपका सर कहीं खींच के फेंका जाएगा, मतलब यू गेट द आइडिया। वो आपको इतनी तेजी से खींच रहा होगा, जैसे मान लो हम लोग जब कपड़ा धो के ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, तो क्या करते हैं फिर ऐसे खींचते हैं उसको साफ करने के लिए, ग्रेविटी वैसे आपको खींच लेगा। तो वो अलग कहानी है, मतलब एक मजेदार फैक्ट था, मुझे मजा आता है ऐसा देखने में। तो वो ये होता है। चलो अब देखते हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सुपरलेटिव्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कि कौन कौन सा चीज है जो वहां पे बड़ा छोटा ज्यादा कम मोटा पतला ये वाला चीज। तो लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर हो गया। ये नंबर वंबर सब याद नहीं रखना आपको, बस कौन क्या है ये याद रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन हो गया, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। कौन? अपना प्लूटो। ये कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, कब, क्योंकि इसके पहले ये प्लैनेट काउंट होता था, लेकिन इसके बाद आपको इसको ड्वार्फ प्लैनेट करने लगे, तो ये हमारा प्लूटो हो गया। इसलिए अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 है, पहले 9 होते थे, ठीक है। अगर आप जाओगे तो देखोगे 2006 से पहले का साइंस का बुक, तो उसमें बोलोगे देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द बुक इन द सोलर सिस्टम, लेकिन अब बोलेंगे 8 है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है, ये सब कोइंसिडेंस होता है कि 2 6 क्या होता है 8, तो 2006 में 8 का नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया, ठीक है, इसलिए 8 प्लैनेट है। अब क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन ऑब्वियसली कौन है? मरकरी। मैं ऑब्वियसली इसलिए बोलता हूँ, मुझे लगता है कि ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, लेकिन आई नो बहुत को ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं याद करना, ठीक है, खाली आपको जो नाम है वो पता होना चाहिए, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट, ये बहुत कम को पता होगा, मुझे पता है। लोग सोचेंगे मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है तो मरकरी ही हॉटेस्ट होगा, तो चलो उस पर हम लोग लाइन मार देते हैं लाइन मार देते मतलब मैं वो सेंस में नहीं मार रहा, मैं टिक बोल रहा था कि इस पर टिक मार देते हैं, ठीक है। तो वीनस हॉटेस्ट है। क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ कि आप इस बात को समझो कि हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का बात करते रहते हैं, उसका जो सबसे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको ऑब्वियसली अदर भी मीथेन मीथेन भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब वीनस पे यही चीज ऑलरेडी हो चुका है। आपको सोचिए, वो मरकरी सन के नजदीक है एंड वो उतना गर्म नहीं है जितना वीनस है, बिकॉज उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम उधर ही मूव कर रहे हैं कि अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अभी वो लेवल आना बहुत दूर है, लेकिन हम राह तो वही पकड़े हुए हैं ना। तो इस बात पे सोच के देखिएगा, ठीक है। तो हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप कर लेता है। अब ये लार्जेस्ट मून कौन सा है? ये आपको गैनीमेड, ये किसके पास है? तो ये जुपिटर के पास है। अब ऑब्वियसली आपको लार्जेस्ट प्लैनेट भी था, तो इसको लार्जेस्ट मून भी मिल गया। इसका राजा बेटा इसका सबसे बड़ा भी है, तो ये आपको हो गया। नाम पता होना चाहिए और किसका है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ बहुत लोग फ्लॉप कर जाएंगे, क्यों? जबकि ये बहुत ट्रिकी है, आप सोच के देखो तो बहुत ट्रिकी है। मैंने बोला गैस जायंट, तो सैटर्न और जुपिटर तो ऐसे ही निकल गए, उस पर माउंटेन हो ही नहीं सकता है। ये आपको सोचिए, अगर ऑप्शन में दिया रहता कि लार्जेस्ट माउंटेन किसका है, सैटर्न का है, मार्स का है, जुपिटर का है और नेपच्यून का है, ठीक है, 90% लोग या तो सैटर्न या जुपिटर मार के आते कि अरे उस पर इतना बड़ा प्लैनेट है, जबकि उसी पे होगा। लेकिन उस पर तो पहाड़ ही नहीं हो सकता यार, ये कॉमन सेंस से देखा, तो ये ऑप्शन तो आपका सीधे कट जाता। अब आता मार्स या नेपच्यून में, तो जो नेपच्यून है वो भी आपको आईसी प्लैनेट है, वहां हो सकता है, लेकिन आईसी प्लैनेट है, चांसेस हाई है कि जब माउंटेन हम लोग बोलते हैं तो मार्स होता। आपको अब कंफ्यूज आप ये कर सकते थे कि अर्थ भी अगर दिया होता तो आप वहां पर अर्थ मारते कि हाँ आपको माउंट एवरेस्ट है, लेकिन नहीं भाई, वहां पे जो माउंटेन है जिसका नाम आपको कहा गया ओलंपस मॉन्स, ये है मार्स पे, जो कि अपना हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फास्टेस्ट विंड कहाँ है? तो आपको नेपच्यून पे है, नेपच्यून पे। स्पीड याद नहीं रखना है। मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव, ये आता है कभी कभी
ये आपको किसके मून पे है, तो लो, एक मून हम लोग पढ़ चुके हैं गैनीमेड, वो सबसे बड़ा था, ये दूसरा मून है, ये लो, ये जुपिटर का ही है, इस पे आपको सबसे ज्यादा आपको वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स मान लो यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, इसके बीच में जो है यहाँ पे आपको एस्टेरॉयड बेल्ट है, तो उसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। फिर लॉन्गेस्ट डे किस पे होता है, तो वीनस पे होता है। ये क्या अजीब फैक्ट है, मतलब आप समझो वीनस जो रोटेट कर रहा है ना, ये जब पूरा रोटेशन करता है उससे पहले ये आपको सन को घूम लेता है। सोचो इसका रोटेशन कितना स्लो है, कि ये जैसे अर्थ का क्या करता है कि अर्थ आपको अपना रोटेशन करता है एक दिन में, ठीक है, और ये अपना रोटेशन जो कर रहा है वो नंबर याद नहीं रखना है आपको, बस आइडिया के लिए 243 डेज में कर रहा है, और रिवॉल्यूशन देखो आपको 225, मतलब कि कम दिन में रिवॉल्यूशन कर रहा है, ज्यादा दिन में आपको रोटेशन कर रहा है, तो बहुत धीरे घूमता है, इसलिए लॉन्गेस्ट डे इसी पे रहेगा। क्योंकि आप समझो ना, इसका आधा डे मतलब कि जो भी 240 का 120 मान लो, 120 दिन तो यहाँ पे दिन ही रहेगा, ठीक है। फिर लार्जेस्ट स्टॉर्म, लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, वहां फास्टेस्ट था, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फास्टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत नाम आता है। कि मान लो क्वेश्चन यही दे देगा ग्रेट रेड स्पॉट है क्या, तो जुपिटर पे ये एक विंड है, ये पता होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट मून सबसे ज्यादा किसका है, तो ये सैटर्न भाई का है। अब प्रॉब्लम देखो ये क्या है कि ये हमेशा बदलते रहता है, कभी जुपिटर आगे हो जाता है, कभी सैटर्न आगे हो जाता है। अब आप कौन से बुक से पढ़ रहे हैं और किस समय पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। लेकिन अभी जो है सैटर्न के 145 मून कंफर्म्ड है, तो अभी आपको सैटर्न लीड लिए हुआ है जुपिटर से, ठीक है। और ऑब्वियसली आंसर में यही दोनों हमेशा फंसेंगे, और किसी के पास इतनी अभी क्षमता ही नहीं है कि इतना मून को संभाल ले। एस्टेरॉइड हमने कर लिया, क्या है, अच्छा एस्टेरॉइड बेल्ट किया था हमने। एस्टेरॉइड होता क्या है, तो ये रॉकी, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं देखो स्फेरिकल होता है, इसलिए इसको इरेगुलर लिखा गया है। शेप्ड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि एस्टेरॉइड जो होता है वो किसी चीज को मतलब किसी चीज के अराउंड नहीं घूम रहा है, बस ऐसा ही घूम रहा है, नहीं, वो भी सन के अराउंड ही घूम रहा है, तो ये पता होना चाहिए। अब ये कॉमेट क्या है, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कॉमेट क्या होता है, तो कॉमेट आईसी बॉडीज है, ये रॉकी बॉडीज था, ये आईसी बॉडीज है, दैट ओरिजिनेट कहाँ पे, आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम, अपना सोलर सिस्टम के एकदम बाहर वाले पार्ट से आपको आता है, ये भी सन को रिवॉल्व कर रहा होता है, तो बस ये पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है। ये आपको मार्स और जुपिटर के बीच से आ रहा है, ये सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा है, ये रॉकी है, ये आपको आईसी है, ठीक है, ये हो गया। अब क्यूपियर बेल्ट क्या है, ये क्यूपियर बेल्ट होता है कि जो आपको प्लूटो के बाद आपको एक एरिया है जहां पे बहुत सारे आईसी रॉकी मटेरियल वहां पे घूम रहे हैं, रॉकी गलत वर्ड होगा, आपको आईसी मटेरियल बोलिए, स्मॉल आईसी ऑब्जेक्ट जो कि घूम रहे, उसको वो बोलते हैं हम लोग क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। ये हो गया क्यूपियर बेल्ट। लाइक करिएगा प्लीज, क्योंकि आपको भी पता है कि इस इंफॉर्मेशन को लाने में काफी मेहनत लगता है, और इतना कलेक्शन लाना कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये डाल दो, इसके लिए बहुत ज़्यादा खोजा बेरी करना पड़ता है। तो प्लीज़ वो क्या होता है, थम्स अप करिए, या मेरा थम्स अप जो भी है यार, जैसे भी है, और शेयर करिए, क्योंकि एक बार इस वीडियो को कर लिया तो आपको पता है कि आपको एसआई यूनिट और पावर, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस, और फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ मुफ्त में, अब आप कभी गलत नहीं करिएगा अगर थोड़ा ध्यान से आप इसको पढ़िएगा तो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, जिसपे हम लोग रह सकते हैं, मतलब कि इसका कुछ रिजिड सरफेस होना चाहिए, तो बताओ किसका होगा, मरकरी का होगा, अपना अर्थ तो है ही, वीनस का है, मार्स का है, दैट्स इट बस, क्योंकि मार्स के बाद तो आपको क्या आ जाता है, गैसियस जाइंट, तो इसीलिए उसका टेरेस्ट्रियल नहीं आएगा। गैसियस जाइंट हमने देख लिया आपको, जुपिटर, सैटर्न, हीलियम हाइड्रोजन से बना होता है। आईसी जाइंट्स कौन होगा, नेपच्यून और यूरेनस, वो आपको आईसी मटेरियल से बना होता है, तो ये बताया जा रहा है आपको। वो और किस चीज़ से बना होता है मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि वो अननेसेसरी डिटेल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हेलियोस्फेयर क्या होता है, हेलियोस आपको कहीं ना कहीं सन का वर्ड है, तो सन जहां तक अपना इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड कर देता है, कैसे एक्सटेंड करेगा, लाइट से कर सकता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड से कर सकता है, उसके चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, उसके थ्रू कर सकता है, तो ये सारे आपको हेलियोस्फेयर हो जाएंगे, ठीक है। सोलर विंड क्या होता है, जो सन से आपको एजेक्शन निकलते हैं, एजेक्शन मतलब क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर आपको अलग अदर स्मॉल पार्टिकल्स
वो जो फोर्स से बाहर निकलता है। ये विंड जो वर्ड है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। हम लोग क्या सोचेंगे जैसे अपने अर्थ का जो विंड है, जहाँ पे आपको हमारा एटमॉस्फेयर का विंड है बह रहा है, वो विंड है नहीं। विंड का मतलब बस आपको यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पार्टिकल्स है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी को कहेंगे सोलर विंड, और सन से निकले हुए। सोलर फ्लेयर क्या हो गया, तो ये होता है आपको ये सडन इंटेंस बर्स्ट जो कि आपको उसके सरफेस से जनरली जुटा होता है। मतलब कि समझिए गैस पे जब हम लोग वो मारते हैं ना लाइटर, तो कैसे फिर आग निकलता है अचानक से, समझिए वही सोलर फ्लेयर है। ठीक है। सन स्पॉट्स क्या हो गया आपको, सन के फेस पे स्पॉट, तो ये सन स्पॉट कहते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट वही आपको वहाँ का टेम्परेचर को कम कर देती है। तीन इंफॉर्मेशन, सन के फेस पे स्पॉट, सन का फेस क्या होता है फोटोस्फेयर, मैंने सन पे बहुत सारे वीडियो बनाए, आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर, प्रोमिनेंस, ये सब वर्ड क्या होते हैं वो अच्छा कवर किया हुआ है मैंने। और सन स्पॉट्स क्या होता है फोटोस्फेयर पे होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी टेम्परेचर कंपेयर टू अदर स्पेसेस आपको रिलेटिवली कम होती है। ऑरोरा क्या होता है, ये आपको साउथ पोल पे भी होता है, नॉर्थ पोल पे भी होता है। मैंने नॉर्थ को नीचे दिखाया, साउथ को ऊपर दिखाया लेकिन आपको पता है। ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है कि जैसे जो सन अपना पार्टिकल्स फेंक रहा है, अर्थ का अपना मैग्नेटोस्फेयर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो पार्टिकल जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो इवेंचुअली जो नॉर्थ पोल पे है और साउथ पोल पे इवेंचुअली लाइट बिखेरता है। वो कैसे बिखेरता है मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। तो बस ये हमारा हो गया, नॉर्थ वाले का नाम क्या होता है, तो नॉर्दर्न लाइट्स आर ओरियोरो बोरियालिस, और साउथ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरियोरो ऑस्ट्रालिस। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, तो सन के इजेक्टेड पार्टिकल के कारण और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है और जियोसेंट्रिक, ये हाँ हमारे पूर्वज लोग इससे इसी बात पे लड़ाई की है कि सन बीच में है कि अर्थ बीच में है, सन घूम रहा है कि अर्थ घूम रहा है, यही बातें यहाँ पे होती थी। तो हेलियोसेंट्रिक में मतलब कि सोलर सिस्टम का सेंटर आपको सन है, जियोसेंट्रिक में मतलब कि सोलर सिस्टम का अर्थ आपको क्या नाम है, अर्थ। ठीक है। तो ये यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक है। फिर ये देखो, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आता है कभी कभी, खासकर जुपिटर और सैटर्न और मार्स आपको पता होना चाहिए। और आप याद करो ना करो, जुपिटर, मैं वीनस तक को नहीं गिन रहा हूं मैं, जुपिटर, सैटर्न और मार्स, इसके मून क्या है आपको पता होना चाहिए। और सोचिए सैटर्न का 145 मून है, जुपिटर का भी कुछ 80-90 होगा। तो मैं उन सबको नहीं ले रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैंने बस उसी का नाम लिया क्योंकि उसके नाम आते रहते हैं। ठीक है। तो ये आप काट दो, ये छोड़ दो, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेपच्यून भी आप छोड़ दो, लेकिन ट्रिटॉन आता है यार, ये आप कर लो। ठीक है। ट्रिटॉन आपको आता है, एक तो है यार, इतना ज़्यादा एक तो कर ही लो ना बस। ये आपको यूरेनस और नेपच्यून का एक का ट्रिटॉन हो गया और एक हो गया टाइटेनिया हो गया। ठीक है। ये तो हो गया आपको, ये आप काटो, ये छोड़ो। ट्रिटॉन और टाइटेनिया हो गया। सबसे मेन ये है, ये मार्स, फोबोस एंड डेमोस, ये याद रखिएगा। और फिर आपको देखो इसको कैसे याद रख सकते हो मार्स वाले को, कि मार्स पे जितना हमारे स्पेसशिप भेजे हैं वहां से हमें बहुत फोटो मिला है। ठीक है। अब वहां पे ना बहुत डीमंस है, मतलब भूत टाइप के कोई चीज है, जिससे लोगों को बहुत फोबिया हो गया है, डर हो गया है। तो ये दोनों साथ में आएंगे तो मार्स वाला हमारा हो गया, फोबोस और डिमोस। अब जुपिटर दो तो हमको ऐसे ही याद है, लो और गैनीमेड, ये सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा वोल्केनिक था, ये तो हमें याद है। अब यूरोपा और कैलिस्टो, ये दो आपको बचता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये हो गया मार्स और आपको जुपिटर। अब सैटर्न आता है, तो टाइटन, वो टाइटेनिया था, ये टाइटन है। ठीक है। ये आपको रिया, टाइटेन और रिया तो कम से कम जरूर याद रखिएगा। ये चांसेस कम है कि ये दोनों आएंगे, लेकिन ये दोनों कभी कभी आते रहता है। लेकिन हाँ ये चारों आपको 145 में से मैं 4 बोल रहा हूँ, तो ये 4 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर ये क्या देखो, मतलब बहुत अच्छा नोट्स बना कर दिया हुआ मैंने आपको, आपको सारे इन्फॉर्मेशन में एक साथ दे दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी नहीं ज़्यादा हो गया हिस्ट्री हो और जीके वो सब हो। अब ये क्या है भाई, तो जब हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे थे तो इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन जानना बनता है। तो आर्यभट्ट आपको क्या हो गया, तो ये गुप्ता पीरियड में थे, इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, आर्यभट्ट। अब इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ये हो गया। कर सकते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, हिस्ट्री में आता है क्वेश्चन। मत 4 ही तो याद करने हैं अपने साइंस में। अब मैं मेडिकल वाले को नहीं गिन रहा हूँ अभी, मैं एस्ट्रोनॉमर्स वाला में गिन रहा हूँ कि 4 है, तो ये भी आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।
तो 3 चीज़ याद करना है, इनका पीरियड कौन सा है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और इन्होंने कौन सा फेमस बुक लिखा है, ठीक है। दूसरा हो गया ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने लिखा ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता, और ये आपको कहाँ पे, तो ये इस एरा में बिलोंग करता है। आपको एक गुप्ता हो गए, एक राष्ट्रकूटा हो गए, फिर भास्कर, अगेन ये क्या क्या, आर्यभट्ट भाष्य, मतलब कि आर्यभट्ट ने जो बुक लिखा था जिसका नाम आर्यभट्ट था, उस पे कमेंट्री लिखा है इन्होंने, किसने, भास्कर ने, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपको वराहमिहिर, ये क्या है, पंच सिद्धांतिका। तो ये बुक और इनके टाइम पीरियड और इनके फेमस कंट्रीब्यूशन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने क्या क्या खोजा है, ठीक है। क्या किया जाए, चलो थोड़ा सा और करके देखते हैं, क्योंकि मैं बोलते बोलते थोड़ा थक गया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। देखो ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए अब आया हुआ है तो इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन बताओ, ये बेसिक लैंग्वेज था, हाँ है। सी लैंग्वेज था, हाँ है। फास्ट लैंग्वेज था, नहीं भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है क्या, ये तो अपना फास्ट होगा अपना इसके अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन अब जनरली नहीं आता है, ठीक है। तो इसका उतना मतलब नहीं था, इसलिए देखो मैंने इस स्लाइड में कुछ लिखा भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास है नहीं। पहले मैं सोचा था कि आपको जावा, PHP और SQL इस सब के बारे में बता दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, वो नहीं आएंगे यार, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द लाइट ऑफ द बल्ब। ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा मेटल का क्या क्या यूज है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या किया जाए इसको, अब अगले क्लास में किया जाए कि कर लिया जाए क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये पता है इसके बाद बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है कि चलो पहले आंसर इसका देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा, टंगस्टन होगा, ठीक है। ये पता सबको होगा, मुझे पता है, जिनको नहीं पता चलिए उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन टंगस्टन क्यों यूज होता है, एंड यार हमेशा बदलने वाला उधर ही चला जाता है। एंड मैंने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर, उसके यूज मैंने दे दिए हैं, और वो क्यों यूज होता है वो बताया। तो आई थिंक इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा, इसमें मैं काफ़ी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी थोड़ा कंसंट्रेशन ढीला हो गया, तो चलो कल ही मिलते हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, और व्यू बढ़ाइए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा व्यू बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा मेरे अंदर टॉनिक आता है, और जितना टॉनिक आएगा उतना अच्छा मटेरियल होगा, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगले क्लास में।